हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्र क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं और ये टॉपिक है जो पृथ्वी में दो काल्पनिक रेखाएं पाए जाते हैं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आज आप लोग इससे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए हम अब पहले पढ़ते हैं इस वीडियो में देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। ठीक है, देखिए ये जो रेखा है या जो ये जो चैप्टर है, हर एग्जाम में इनसे 2-3 सवाल हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम देखेंगे। देखिए पहले हम थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, आप लोगों को मालूम होगा कि पृथ्वी पर दो काल्पनिक रेखाएं पाए जाते हैं। क्या होता है? दो काल्पनिक रेखा को ड्रॉ किया गया है, उसको क्या कहते हैं? एक को देशांतर रेखा कहा जाता है और एक को अक्षांश कहा जाता है। एक को क्या कहते हैं? अक्षांश कहा जाता है और एक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। एक को अक्षांश और एक को देशांतर। और एक कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा। ये कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये पृथ्वी में पहले से मौजूद नहीं है, लोगों द्वारा इसको क्या है या जो भूगोलवेत्ता द्वारा इनको ड्रॉ किया गया है। अब देखिए हम पृथ्वी को देखते थे कि हमारा जो पृथ्वी होता है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। क्या हुआ है? झुकी हुई है। यानी पृथ्वी क्या हुआ है? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इस अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई होने के कारण क्या आता है? पृथ्वी में मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन कैसे होता है? मौसम में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का झुकी होना। यानी पृथ्वी का अगर ना झुका होता तो भारत में ये मौसम में परिवर्तन, भारत क्या पूरी पृथ्वी पर क्या है? मौसम में परिवर्तन नहीं होता। तो पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी होना। अब देखते हैं पृथ्वी के जो बीचों बीच से जो लाइन खींची जाती है इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। और इसी रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहा जाता है या कहीं कहीं पे आपको विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है या इंग्लिश में इसको मेरिडियन लाइन कहा जाता है। ठीक है, और ये रेखा क्या होता है? पृथ्वी को 2 भागों में बांट देते हैं। इसके उत्तरी भाग के जो पृथ्वी होता है इसको अर्ध गोलार्ध कहा जाता है, इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। यानी ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग के जो पृथ्वी का जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और इस भूमध्य रेखा के जो दक्षिणी भाग है इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी भूमध्य रेखा के या विषुवत रेखा के उत्तरी वाले भाग को क्या करते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और पृथ्वी के या भूमध्य रेखा के जो दक्षिणी वाले भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और जो अधिकतम जो उत्तर वाले जो पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो दक्षिणतम जो बिंदु होते हैं उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, नहीं साउथ पोल कहते हैं। और उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पे 2 प्रकार के घूर्णन होते हैं, यानी गति होता है। एक होता है घूर्णन गति और एक होता है परिभ्रमण गति। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट या 24 घंटे में क्या होता है? एक घूर्णन पूरा करता है। और इस घूर्णन के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन रात होता है, दिन या रात। पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? कि इस घूर्णन गति होता है। पृथ्वी क्या होता है? 23 घंटे 56 मिनट या 24 घंटे में अपने अक्ष पर क्या करते हैं? एक चक्कर पूरा करते हैं। इस पूरे चक्कर को क्या कहते हैं? घूर्णन गति करते हैं। और घूर्णन गति के कारण ही क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात होता है। घूर्णन गति कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होने लगते हैं। दूसरा है आपका परिभ्रमण गति या इसको परिक्रमण गति भी कहा जाता है, इसको रोटेशन मोशन भी कहा जाता है। देखिए क्या होता है? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर, आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या होता है? केपलर के नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? दीर्घवृत्ताकार। कौन सा वृत्ताकार? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या होता है? गति करते रहते हैं। और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का लगता है। कितना लगता है?
365 दिन 6 घंटे में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या होता है, एक चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में कितने टाइम लगाते हैं, 365 दिन 6 घंटा का टाइम लगाते हैं। और इसीलिए इस 6 घंटे को मैनेज करने के लिए प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या होता है, फरवरी के महीने को 28 दिन के जगह पे 29 दिन कर देते हैं। तो फरवरी के महीने को क्या कर देते हैं, फरवरी के महीने को 28 दिन के जगह पे क्या कर देते हैं, 29 दिन कहते हैं। और जब फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, कब, जब फरवरी का महीना 29 दिन का होता है तो उसी को लीप वर्ष कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष क्या आता है, प्रत्येक 4 वर्ष में आता है। लीप वर्ष कब आता है, प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है। और लीप वर्ष में दिन यानी एक सूर्य का परिक्रमण करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 366 दिन। एक ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीप वर्ष में जो परिक्रमण काल होता है या परिक्रमण जो गति होता है वो क्या होता है, 366 दिन होता है। 366 दिन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करने के लिए। अब देखिएगा, जो पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाने पर 23.5 डिग्री अगर साउथ यानी दक्षिण की तरफ आएंगे तो उसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो उत्तर जाने पर क्या होता है, कर्क रेखा होता है, और नीचे जाने पर क्या होता है, मकर रेखा होता है। ऊपर जाने पर कर्क रेखा होता है, यानी अगर उत्तर की तरफ अगर 23.5 डिग्री अगर जाएंगे भूमध्य रेखा से तो उसको क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। और भूमध्य रेखा से अगर दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री से अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा, उसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। देखिए, कर्क रेखा और जो मकर रेखा होता है ये क्या होता है, ये जो पृथ्वी पर जो 3 रेखा है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो इन तीनों रेखा क्या होता है, अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती है। ये एक बात बहुत ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखा क्या होता है, यहां से गुजरती है। ठीक है, तो ये अफ्रीका से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत के बीचों बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और भारत के जो 8 राज्य है, कितने राज्य हैं, 8 राज्य है, 8 राज्य से क्या होके जाती है, कर्क रेखा होके जाती है। कौन कौन से राज्य हैं, देखिए भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो ऐसे 8 राज्य है वहां जहां से क्या होता है, आपके कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब देखते हैं कर्क रेखा गुजरने का क्या होता है, इसमें दिन का थोड़ा सा अंतर होता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखते हैं अक्षांश रेखा के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए, अक्षांश रेखा पृथ्वी पर 37 रेखा होता है। अक्षांश रेखा कैसे होते हैं, अक्षांश रेखा पृथ्वी पर कैसे होते हैं, 37 रेखा होते हैं, 37 रेखा होते हैं। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, कुल संख्या कितनी होती है, 179। यानी हमारे पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखा है, 179, 179 अक्षांश रेखा है। ठीक है, और 2 अक्षांश रेखा यानी 2 अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। यानी मान लेते हैं ये एक अक्षांश रेखा है और ये एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है, यानी ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर होगी। इस दूरी को क्या कहेंगे, 111 किलोमीटर कहेंगे। और इस दूरी को सबसे पहले गोरे नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, इसलिए इस दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे भी कहा जाता है। इस दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे भी कहा जाता है। और अक्षांश रेखाओं के 2 रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो हर जगह पे क्या होता है, एक जैसा रहता है हर जगह। चाहे यहां पे भी 111 किलोमीटर होगा, यहां पे भी 111 किलोमीटर होगा, यहां पे भी 111 किलोमीटर होगा। अब देखिएगा, इस अक्षांश रेखा के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी में मौसम और क्या है,
मौसम के बारे में और दिन रात होने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, समझ लीजिएगा। तो कुल अक्षांश रेखा कितना है, 169। देखिए समझ लेते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पे क्या होता है, सूर्य का जो किरण होता है वो सीधी गिरती है। भूमध्य रेखा पे क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है वो क्या है, एकदम डायरेक्ट गिरती है। इसलिए जानते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, बाष्प उत्सर्जन यानी जो बाष्पीकरण होता है बहुत ज्यादा होता है। इसके आसपास क्या होता है, बाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, सूर्य किरण सीधी गिरती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ताप बढ़ती है और ताप बढ़ेगा तो बाष्पीकरण ज्यादा होगा, और बाष्पीकरण ज्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे बादल ज्यादा बनेगा, और बादल जब ज्यादा बनेगा तो यहाँ पे उसका वर्षा भी ज्यादा होगा। इसलिए देखिएगा भूमध्य रेखा के आसपास जो क्या होता है, संवहन टाइप के वर्षा होता है। कैसे वर्षा होता है, संवहन, और संवहन वर्षा क्या होता है, ये रोज होते रहते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, रोज बारिश होने लगते हैं, और जहां पे बारिश ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, वनस्पति बहुत ज्यादा घना होगा। जहां बारिश ज्यादा होगा तो वनस्पति क्या होगा, वहां ज्यादा होगा, और ज्यादा वनस्पति होगा तो यहां पे क्या होगा, जैव विविधता भी ज्यादा होगा, यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे बारिश ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वर्षा के कारण क्या होता है, वनस्पति ज्यादा होगा, वनस्पति ज्यादा होने के कारण क्या पे जैव विविधता होता है। इसलिए देखिएगा जो अमेजन जंगल है वो क्या है, इस भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है। इसलिए अमेजन जंगल को, जो अमेजन जंगल कहां पे है, अमेजन ये ब्राजील में है। कहां पे है, ब्राजील में है। और अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमेजन जंगल से कुल पृथ्वी में जितना ऑक्सीजन मिलता है, उन ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन किससे मिलता है, हमें अमेजन जंगल से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, अमेजन जंगल से पृथ्वी पर मिलने वाले कुल ऑक्सीजन का 20% यहां से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घना जंगल है, और घना जहां पे जंगल होगा पेड़ पौधे ज्यादा होगा। आप जानते हैं पेड़ पौधे क्या है, भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और जीव जंतु क्या होता है, भोजन यानी पाचन करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं सांस लेने में, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसलिए जाना जाता है। तो इसलिए क्या होता है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और अमेजन जंगल कहां पे है, ब्राजील। ब्राजील कहां पे है, ये दक्षिण अमेरिका में है। कहां पे है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या है, ब्राजील नामक एक देश है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दिखेगा क्या होता है कि ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान क्या होता है, कम होने लगता है। जब तापमान कम होने लगेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ठंडा भी बढ़ता जाएगा। इसलिए आप जानते हैं कि जो ध्रुव होता है, ध्रुव में क्या होता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। जो शायद दक्षिणी ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा बर्फ जमा रहता है। देखिएगा यहाँ पे आर्कटिक महासागर है और भाई अंटार्कटिक क्या है, महाद्वीप है। तो ये दोनों जगह पे क्या होता है, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, तो यहां से जितना ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उसी हिसाब से क्या होता है, ठंडी बढ़ती जाएगी, यानी तापमान कम होगी तो ठंडी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और देखिएगा यहां पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सूर्य का जो किरणें हैं वो भी तिरछी होने लगती है, और तिरछी होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान कम होने लगते हैं। जब सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती है तो क्या होता है, और दिन रात का जो अंतर होता है, इसको जो समय का अंतर होता है वो भी घटने बनने लगता है। देखिएगा जो कर्क रेखा है, देखिएगा जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में जो दिन रात है, दिन या रात है, ये क्या होता है, वर्ष भर क्या होता है, बराबर होता है। वर्ष भर क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो कहां पे दिन और रात बराबर होगा, दिन और रात कहां पे बराबर होगा, भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे दिन और रात क्या होगा, सदैव बराबर होता है, यानी 12-12 घंटे का होगा। 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का रात होगा, यानी 24 घंटे का होता है। लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा पे दिन रात में अंतर होता है। देखिए कर्क रेखा पे जो 21 जून है, कर्क रेखा पे 21 जून को क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होता है। देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में अगर सबसे बड़ा जिस दिन को होगा, दक्षिणी गोलार्ध में वही दिन क्या होगा, सबसे छोटी दिन होगा। ठीक है, तो
अगर उत्तर भारत में यानी कर्क रेखा में अगर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा तो क्या दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत कह रहा सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, उसी दिन को क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, लेकिन जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर, कर्क रेखा और मकर रेखा पर 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। कब, 22 मार्च और 23 सितंबर को कर्क रेखा और मकर रेखा पे क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इस समय कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य किरण क्या होता है, सीधी गिरती है। ठीक है, तो सूर्य किरण क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधी कब गिरती है, 22 मार्च और 23 सितंबर को गिरती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, नहीं अक्षांश रेखाओं से हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पर कैसा मौसम है उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि दिन और रात में क्या अंतर होता है, कब दिन बड़ा होता है और कब दिन छोटा होता है, उसके बारे में और मालूम चलते हैं। और दूसरी बात ध्यान, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश से झुकी होने के कारण क्या होता है कि जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव होता है, यहाँ पे जो दिन रात क्या होता है, 6 महीने दिन होता है, यानी 6 मंथ क्या होता है, दिन होता है, और 6 मंथ क्या होगा, रात होती है। यानी ध्रुव पर क्या होगा, ध्रुव पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होता है। क्यों होता है? इसका मुख्य कारण होता है पृथ्वी का झुकी होना, पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकी होना। अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी नहीं होती तो क्या होगा, ध्रुव पर क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। यानी पृथ्वी पर, यानी ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात नहीं हो पाता। ये 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात का मुख्य कारण क्या है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी होना, इसका मुख्य कारण है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? देशांतर रेखा। देखिए, जो देशांतर रेखा होता है ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। कैसे रेखा होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। कैसे होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। देख कैसे होता है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होता है और दक्षिणी ध्रुव में आके मिल जाते हैं। उत्तरी ध्रुव से शुरू होते हैं और दक्षिणी ध्रुव में आके मिल जाते हैं। उत्तरी ध्रुव से शुरू होते हैं और दक्षिण ध्रुव में आके मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो रेखा होता है उसको क्या कहते हैं, इसी को क्या है, देशांतर रेखा कहते हैं। और हमारे पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है, 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर कितना होता है, 360, 360 क्या होता है, देशांतर रेखा हमारे पृथ्वी पर बने होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जो देशांतर रेखा है वो विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होता है। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो अधिकतम दूरी कहां होती है, भूमध्य रेखा पर। कितना होती है, 111 किलोमीटर। और ध्रुव पर क्या होता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, यानी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य। यानी ध्रुव पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और विषुवत रेखा पे कितना होती है, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। तो ये अंतर दिखे। आप लोगों को बताया था कि जो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्या होता है, हर जगह पे दूरी बराबर होता है और कितना होता है, 111 किलोमीटर था। लेकिन देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होता है, ध्रुव यानी ध्रुव पर 0 होता है और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर होती है। अब देखिए, यह देशांतर रेखा जो है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा या हॉरिजॉन्टल रेखा जो है, इससे क्या मालूम होता है, इसका क्यों आवश्यकता होती है। देखिएगा, पृथ्वी पर परिवहन के लिए, जल परिवहन और क्या है, जो वायु परिवहन के लिए क्या है, देशांतर रेखा बहुत जरूरी है। यानी पहला क्या है, परिवहन के लिए। दूसरा है, हमारे पृथ्वी पर जो समय का निर्धारण होता है वो देशांतर रेखाओं से होता है। किसका, समय का निर्धारण किससे होता है, देशांतर रेखा से। अब देखते हैं परिवहन में कैसे होता है।
आप लोग जानते हैं कि इस समय जीपीएस सिस्टम पे से क्या होता है, आप क्या होता है ट्रैकर लगा के क्या होता है किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। देखिएगा पहले क्या होता है, आप एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, कोलंबस। किसका नाम सुने हैं? कोलंबस। कोलंबस ने जिस स्थान से यात्रा शुरू किया था और घूम के क्या था उसी स्थान पे आके ठहर गए थे। बताइए इसका कारण क्या है? क्योंकि कोलंबस ने इसी देशांतर रेखा के अनुसार यात्रा नहीं किया। अगर कोलंबस ने देशांतर रेखा के अनुसार यात्रा किया होता तो जिस स्थान से शुरू किया है उसी स्थान को पहुंचते नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर दो प्रकार के जलधाराएं होती है। कितने प्रकार के जलधाराएं होती है? दो प्रकार की। एक क्या होता है? ठंडी जलधारा होती है और एक क्या होता है? गर्म जलधारा होती है। जो ठंडी जलधारा होती है वो क्या होता है? ध्रुव से। ठंडी जलधारा ध्रुव से क्या है? भूमध्य रेखा की तरफ चलती है। और जो गर्म जलधारा होती है वो भूमध्य रेखा से क्या होता है? ध्रुव की तरफ चलती है। और जो हमारे महाद्वीप है, महाद्वीप के पश्चिम भाग में क्या होता है? ठंडी जलधारा बहती है और महाद्वीप के पूर्व भाग में क्या होता है? गर्म जलधारा बहती है। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि महाद्वीप के पश्चिम भाग में क्या है? सबसे ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है। और महाद्वीप के पूर्व भाग में क्या होता है? सबसे ज्यादा साइक्लोन या चक्रवात आने लगता है। जैसे भारत में देखिए बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा चक्रवात आता है, इसलिए हरिकेन हो गया, टॉर्नेडो हो गया, उसके बाद टाइफून हो गया। ये जो चक्रवात है ये क्या होता है? महाद्वीप के पूर्व भाग में होता है। जैसे क्या होता है? टॉर्नेडो हो गया, हरिकेन होता है, ये अमेरिका में होता है। और टाइफून कहाँ पे होता है? चीन में होता है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? महाद्वीप के पूर्व भाग में होता है। तो ठीक है, तो देखिएगा कंपास सुई के बारे में आप लोग जानते हैं। कौन सा सुई? कंपास। देखिए कंपास सुई के माध्यम से क्या होता है? इन देशांतर रेखाओं को निर्धारित करके यात्रा करते थे और इसी को मानक मान के सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे भारत में। तो भारत में वास्को डी गामा जो आने का मुख्य कारण क्या था? कंपास सुई। कंपास सुई के खोज के कारण ही क्या है? भारत में वास्को डी गामा आ पाए थे। अगर कंपास की सुई नहीं की खोज हो पाती तो क्या होता है? वास्को डी गामा शायद जल मार्ग से भारत नहीं पहुंच पाते। ठीक है, जल मार्ग से क्या नहीं कहां नहीं पहुंच पाते? भारत नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो इसलिए क्या है? परिवहन में क्या होता है? परिवहन में आप देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए समय के बारे में, समय निर्धारण कैसे होता है देशांतर रेखा से? देखिएगा दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है इसको तय करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना मिनट का टाइम लगता है? 4। फिर से समझ लीजिएगा, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। तो 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे। यानी हमारे पृथ्वी से एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने के लिए कुल कितना समय लगेगा? 24 घंटे। यानी इसलिए देखिएगा हमारे पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा क्या होता है? 360। यानी आपको पता है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होता है? 360। इसलिए 360 में क्या है? 24 घंटा बनता है। ठीक है, और 15 डिग्री यानी 4 डिग्री। अगर दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का होता है तो 15 देशांतर रेखाओं के मध्य कितना हो जाएगा? 15 देशांतर रेखा के मध्य की जो समय होगा वो क्या होता है? 1 घंटा हो जाएगा। कितना होगा? 1 घंटा। इसी से क्या होता है? पृथ्वी में क्या होता है? अलग अलग देश द्वारा इसका क्या निर्धारण किया जाता है? समय का निर्धारण इसी के माध्यम से किया जाता है। देखिए कैसे। ठीक है, इस समय का निर्धारण करने के लिए लंदन के बगल में, नहीं लंदन में के बगल में एक जगह है जिसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच कहा जाता है। यानी ग्रीनविच से गुजरने वाले देशांतर रेखाओं को जीरो देशांतर कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीरो देशांतर। यानी जीरो देशांतर किसे कहते हैं? ग्रीनविच लाइन को क्या है? जीरो देशांतर कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा को, यानी ग्रीनविच रेखा को क्या कहा जाता है? जीरो देशांतर। यानी जो जीरो देशांतर है, इस जीरो देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और ये कहां से गुजरती है? लंदन से, यानी लंदन के बगल से घुमाता है। और इसी को जीरो मान के समय का निर्धारण किया जाता है। अब देखिएगा इस लाइन के पूरब की तरफ जाने पर, यानी कहां किधर जाने पर? पूरब की तरफ जाने पर घड़ी के टाइम में क्या होता है? समय को जोड़ा जाता है। अगर ग्रीनविच रेखा से अगर हम पूरब की तरफ जाएंगे तो हमारे घड़ी के समय में समय को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर इसके पश्चिम की तरफ आएंगे तो क्या होंगे? घड़ी के समय को क्या करेंगे? घटाएंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के अगर पूर्व जाएंगे तो हमारे समय में क्या होगा, समय को जोड़ा जाएगा, और पश्चिम की तरफ जाने पर क्या होता है, समय को घटाया जाएगा। अब देखिएगा भारत के जो मध्यमन रेखा है वो क्या है, 82 हाफ। क्या है, 82 हाफ। ये क्या है, भारत का मध्यमन, यानी भारत का जो देशांतर रेखा कौन सा है, ये भारत का देशांतर रेखा है, जो कहां से गुजरती है, नैनी, या कभी कभी मिर्जापुर लिखा रहता है। कहां से होता है, मिर्जापुर, मिर्जापुर या नैनी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये भारत का जो देशांतर रेखा कितना है, 82.5 डिग्री कौन सी है, पूर्वी है। कैसी है, पूर्वी है, क्योंकि भारत कहां पे है, भारत यहां पे है। तो भारत कहां पे है, यहां पे है। तो यहां क्या है, उत्तरी गोलार्ध के पूरब वाले भाग में भारत स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत और इनके बीच में कितने का टाइम का अंतर होता है देखने का। देखा 0 डिग्री का जो देशांतर रेखा है उसको 0 मान लेते हैं, और भारत में कितना है, यानी 2 देशांतर के मध्य की दूरी कितना होता है, 4 मिनट होता है, और टोटल कितना देशांतर है भारत और ग्रीनविच के मध्य, इतना। अगर इसको हम गुना करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट का समय होता है, यानी ग्रीनविच से भारत का समय कितना है, 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरब की साइड है। क्या है, पूरब, इसलिए ग्रीनविच से भारत का समय क्या होगा, 5.5 घंटा क्या होगा, आगे होगा। क्यों, क्योंकि भारत क्या है, ग्रीनविच से पूरब की दिशा में स्थित है। आप लोगों को मालूम होगा कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। इसका क्या रीजन है, इसका भी रीजन समझ लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि भारत का जो मध्यमन रेखा है वो 82 है। तो 82 क्या है, यानी भारत में जब क्या होता है, 5.5 घंटा क्या है, आगे है, और पाकिस्तान का जो मध्यमन या जो देशांतर रेखा है वो क्या है, 5 घंटा क्या है, आगे है। कितने घंटा, 5 घंटा। तो इसमें कितने घंटे का अंतर है, आधा घंटे का अंतर है। देखिए भारत जब आजाद हुआ तो क्या रात के 12 बजे क्या है, झंडा फहराया गया था, किसके द्वारा, नेहरू जी द्वारा। भारत की आजादी का पहला झंडा किसके द्वारा फहराया गया था, नेहरू जी द्वारा फहराया गया था। कहां, लाल किले पे। तो 12 बज गए थे, तो 12 बजे जब भारत में 12 बजते हैं तो 12 को 15 अगस्त हो गया। लेकिन पाकिस्तान 5 घंटे आगे होने के कारण पाकिस्तान में उस समय क्या है, 11:30 हुआ होगा। पाकिस्तान में उस समय क्या समय क्या था, 11:30। इसलिए पाकिस्तान में कौन सा तारीख रह गया था, 14 अगस्त रह गया था। इसलिए पाकिस्तान में जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है, और भारत में जो स्वतंत्रता दिवस है वो क्या है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका मेन अंतर क्या है, यही समय, आधा घंटे का समय का अंतर। यानी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या है, भारत के पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम में क्या था, पाकिस्तान का जो मध्यमन जो टाइम है वो क्या है, ग्रीनविच से 5 घंटा है, और भारत का कितना है, 5.5 घंटा। तो आधा घंटा का अंतर है। तो भारत में जब 12 बजे होंगे तो पाकिस्तान में कितना बजे होंगे, 11:30 बजे होगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ 14 तारीख रह गया है, और यहाँ पे कितना तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया। इसलिए इन दोनों देशों के बीच में स्वतंत्रता दिवस में अलग अलग दिन माना जाता है। तो पाकिस्तान में कब होता है, 14 अगस्त को होता है, और भारत में कब होता है, 15 अगस्त को होता है। अब देखिए इस ग्रीनविच रेखा के माध्यम से कि हम पृथ्वी पर अलग अलग देशांतरों के मध्य क्या आता है, समय का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि लंदन का जो देशांतर है वो मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। और दिल्ली का जो देशांतर है वो मान लेते हैं 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है दिल्ली का। आप बता सकते हैं कि लंदन और दिल्ली के मध्य कितने समय का अंतर होगा। देखिए इसका क्या है, इन दोनों को क्या कर दिए, पहले एक ही दिशा में होगा तो उसको क्या कर देते हैं, जोड़ा जाता है। तो इनको जोड़ेंगे तो 0 और 82 में कितना हो जाएगा, 82। और 82 को क्या होता है, 2 देशांतरों के मध्य कितना का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32।
इतना मिनट हो जाएगा, और इतने मिनट को क्या है हम घंटे में बदल सकते हैं। तो इसको क्या है 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से भाग देने के लिए क्या करेंगे, 60 ये हो गया और 328 ये हो गया, इस जीरो को हटा देंगे, ये लगाएंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 6 चौका 24। तो क्या हो जाएगा 4 यानी 5 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 घंटे 20 मिनट का अंतर हो जाएगा, यानी दिल्ली और लंदन के बीच में क्या 5 घंटे 20 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो इसी से क्या होता है किसी भी स्थान के क्या होता है जो समय होता है उस समय का निर्धारण हम कर सकते हैं। इसी आधार पर क्या होता है किसी भी स्थान का समय का निर्धारण कर सकते हैं। अब आता है एक स्थानीय समय होता है। देखिए ये क्या होता है जो भारत में अभी आपको बताकर जो हमारा देशांतर रेखा है वो क्या है भारत के बीचों बीच में से जाने वाले रेखा को ही क्या होता है मध्यमन रेखा कहते हैं। देखिए कैसे होता है, देखिए मान लेते हैं ये भारत का नक्शा है, ठीक है। अब देखिए भारत में जो हमारे जो देशांतर रेखा कौन सी है, इसको 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहते हैं, मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ क्या है इससे थोड़ा सा पश्चिम की तरफ है, यहां पे है, और लखनऊ से जो देशांतर रेखा गुजरने वाली है ये क्या है पूरब की तरफ हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये 80 में है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है ये लखनऊ। क्या लखनऊ का जो स्थानीय समय और हमारे देश का जो मध्यमन समय दोनों एक होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। इसको समझने के लिए क्या है थोड़ा सा दिमाग को खोलिए। क्या हमारे देश का देशांतर समय क्या है, उसका देशांतर क्या है 82.5 पूर्वी देशांतर है जो हमारे देश का मध्यमन। नहीं, हर व्यक्ति के घड़ी में जो टाइम फिक्स है वो कौन सा टाइम फिक्स है, यानी हमारे घड़ी में जो टाइम फिक्स होता है वो कौन सा टाइम होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब जो लखनऊ में जो अगर मान ले कोई व्यक्ति रहता है तो उनका देशांतर क्या है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखिएगा इसमें कितने का अंतर है 2.5 डिग्री देशांतर का अंतर है, 2.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। और 2.5 डिग्री यानी 2 और हाफ, यानी 2.5 डिग्री को क्या है 4 से गुना करेंगे तो 10 मिनट का अंतर है। यानी क्या है लखनऊ का जो स्थानीय समय कितना है, अगर मान लेते हैं कि हमारे घड़ी में अगर देशांतर रेखा का जो क्या है 82 हाफ देशांतर रेखा का अगर समय 12 बजे होगा, यानी सुबह का अगर 12 बजे होगा तो जो लखनऊ का स्थानीय समय कितना होगा 11:50 होगा। क्यों, क्योंकि इससे पश्चिम की तरफ है, पूरब से पश्चिम की तरफ है और 2.5 डिग्री का अंतर है। तो 2.5 डिग्री में क्या होता है 10 मिनट का अंतर हो जाता है। इसलिए जब हमारे घड़ी में 12 बजे होगा तब लखनऊ का स्थानीय समय कितना होगा 11:50 यानी 11:50 होगा। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय समय और हमारे जो माध्यमन समय में क्या होता है अंतर होता है। स्थानीय समय का मतलब होता है कि उस स्थान से गुजरने वाले देशांतर रेखा की समय, और माध्यमन समय का मतलब होता है कि पूरे देश में जो स्टैंडर्ड टाइम को स्थापित किया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्थापित किया गया है। अब देखिएगा जो भारत है, भारत में देखिएगा ये है गुजरात और ये है अरुणाचल प्रदेश। देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 30 देशांतर रेखाओं का, यानी 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर है। कितना 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का मतलब है क्या है 4 से गुना करेंगे तो 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटा। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में समय का अंतर कितना है 2 घंटा। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी गुजरात का व्यक्ति और अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति क्या है, इनके समय में कितने का अंतर है 2 घंटा। अगर मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य उदय सुबह का 6 बजे हो रहा है स्थानीय समय के अनुसार, ये किसके समय के अनुसार स्थानीय समय, यानी जो स्थानीय समय के अनुसार अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय अगर 6 बजे हो रहा है तो गुजरात में क्या होगा यही 8 बजे सूर्य उदय होगा।
समझ लीजिएगा, अगर सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे हो रहा है तो यहाँ पे 8 बजे हो। क्यों? क्योंकि इनके मध्य में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल यानी सूर्य का सबसे, हमारे देश में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का सबसे पहला सूर्य उदय कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश। और विश्व में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पे होता है? जापान। इसलिए जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है। जापान को क्या कहा जाता है? सूर्य उदय का देश कहा जाता है। ठीक है, अभी देखें इसी अंतर को कम करने के लिए भारत सरकार ने भी एक नियम बनाया है कि भारत सरकार चाहता है कि जो टाइम जोन है भारत के, जो ये 82.5 डिग्री है, जो एक टाइम जोन है, इसको हटा के क्या 2 टाइम जोन बनाने की बात चल रहा है। जिससे क्या होगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और जो ये पश्चिम भारत के जो लोगों को इसको काम करने में दिक्कतें ना हो। क्यों? देखिएगा, मान लेते हैं ये लोग अगर 10 बजे ऑफिस जाएंगे तो इनके स्थानीय समय के अनुसार 10 बजे अगर ऑफिस जाएंगे तो इनके अनुसार क्या होगा? स्थानीय समय क्या हो जाएगा? 12 बजे होगा। अब मान लीजिए ये 10 बजे से क्या है 8 घंटा काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बजे घर आएंगे। और इनका अगर 12 बजे से अगर 8 घंटा काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? रात को 8 बज जाएगा। तो रात को 8 बजे जाएगा तो क्या होगा? इसमें रात को काम करने के लिए ऑफिस में बिजली की आवश्यकता होगी। तो देखिए एनर्जी का बहुत ज्यादा क्या होगा? लॉस होता है। इस एनर्जी के लॉस को कम करने के लिए भारत में भी 2 टाइम जोन बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी बात हो रहा है, लेकिन क्या होता है वो पूरी तरह से अभी अमल में नहीं आ पाया है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, अभी रूस क्या है जो दुनिया का सबसे जो बड़ा देश है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ ज्यादा विस्तार है इनका। इसलिए रूस में क्या है 14 टाइम जोन है। कितना टाइम जोन है? 14। यानी रूस को 14 टाइम जोनों में बांटा गया है, क्योंकि रूस का विस्तार क्या है पश्चिम से पूर्व की तरफ बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में एक ही टाइम जोन है। कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का टाइम जोन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देखिएगा, जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर। ध्यान रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कहां से गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और किस देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? वो है 180 देशांतर रेखा को कहा जाता है। और ये जो देशांतर रेखा यानी जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये प्रशांत महासागर में 4 बार क्या है? मुड़ती है। कितनी बार मुड़ती है? 4 बार। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये 4 बार क्या बैंड होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्थल वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बचाने के लिए ये क्या था? मूर्ति है। क्यों मूर्ति है? क्यों? इसके लिए एक कारण समझ लीजिएगा। देखिए क्या होता है, जब हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, ये मान लिया क्या है? पश्चिम है, और ये मान लेते हैं पूरब है, पृथ्वी का पश्चिम भाग और ये पूरब भाग, और ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जब देखिएगा क्या होता है, कोई भी जल जहाज या कोई भी व्यक्ति या कोई भी यान या कोई भी वायुयान जब पश्चिम से पूरब की तरफ जाते, देखिएगा पश्चिम से पूरब की तरफ जाते तो हमारे घड़ी के टाइम में क्या होता है? ऐड करना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है। तब क्या करेंगे? तो पश्चिम से पूरब यानी पूरब की तरफ जाने पर क्या होता है? हमारे घड़ी में क्या होता है? 1 दिन कम करना होता है। क्या करना होता है? 1 दिन कम करना होता है। और जब पूरब से पश्चिम की तरफ आएगा तो 1 दिन को बढ़ाना होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 180 जो डिग्री देशांतर रेखा है, इसमें 12 घंटे का क्या होता है? अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है? 12 घंटे का। इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रशांत महासागर से जाती है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और इससे क्या होता है? इंटरनेशनल जो टाइम है उसमें क्या होता है? इसमें समझने में आसानी होता है। तो ये देखिएगा, ये जो हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो में क्या है?
अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और इस वीडियो को आपको लोग बढ़िया से देखिएगा, जिससे क्या था पेपर में जो भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोगों के मन में कोई भी शंका बनता है किसी सवाल को लेके या किसी भी पॉइंट को लेके, कमेंट कीजिएगा, हम उसका उत्तर देने के लिए हाजिर होंगे। ठीक है, ओके बाय।